हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखा, जैसे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। यहीं से हमारी गाड़ी आज आगे बढ़ेगी और इनमें जितने भी माइन्यूट डिफरेंस हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। अनअकैडमी पर आप अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस ले सकते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं TT100, जिससे आपको अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको इंडेक्स बताया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे वीडियो सीरीज़ में। उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताया था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, हैबिटेट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। डिटेल से समझने की कोशिश करी थी हमने लास्ट वाली क्लास में। आज से हमारी गाड़ी वहीं से आगे बढ़ेगी। मैंने आपको कल बताया था कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म पर प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म पर प्रभाव डालते हैं ये फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर। इसका एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार फिजिकल फैक्टर किसी एक ऑर्गेनिज्म की शेपिंग करता है, उसकी शारीरिक बनावट करता है, उसकी लाइफ स्टाइल डिसाइड करता है, वो कहाँ रह पाएगा, कहाँ नहीं रह पाएगा। ये इन्वायरमेंट का ये फिजिकल फैक्टर डिसाइड करता है। और सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ये फिजिकल फैक्टर डिसाइड करे, बायोलॉजिकल फैक्टर या केमिकल, कोई या तीनों मिलके किसी जानवर की, जो है किसी एनिमल की, किसी ऑर्गेनिज्म की रूप, रंग या उसका जो जीवन शैली है वो डिसाइड कर सकते हैं। यानी एनवायरनमेंट डिसाइड करता है उस जीव की लाइफ स्टाइल। चलिए देखिए, ये है पोलर बेयर। हमारे सामने है पोलर बेयर। क्या पोलर बेयर क्या पोलर बेयर ऐसे रीजन में रह सकता है जहां का टेम्परेचर ज्यादा हो, जैसे कि इक्वेटर? इक्वेटोरियल रीजन में क्या पोलर बेयर रह सकता है? जवाब है, नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने इसकी शारीरिक बनावट ऐसी करी है कि ये कम टेम्परेचर में ही रह सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर में रह ही नहीं सकता है। ज़्यादा टेम्परेचर में अगर इसको छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। ये हमेशा ऐसे रीजन में रहेगा जहाँ पे आइस रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये पोलर बेयर का जो निर्धारण किया कि ये कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, किसने निर्धारण किया? एनवायरनमेंट ने निर्धारण किया। एनवायरनमेंट के किस फैक्टर ने निर्धारण किया? फिजिकल फैक्टर ने निर्धारण किया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी जीव जंतु, उसका जो शेपिंग होती है, उसकी लाइफ स्टाइल, उसका रंग रूप, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? ये एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, उसका प्रभाव होता है इन जीव जंतुओं पर। ओके, ये कहने का मतलब था। आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर होंगी जब हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसकी परतें खोलते चले जाएंगे, तब ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, अभी मैं बहुत लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो और क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको तुरंत जो कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए, मैंने आपको बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स बताए थे, तो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर एक बार याद कर लीजिए फिर से। अबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? जिनमें लाइफ नहीं होती है, जो लिविंग नहीं होते हैं। ठीक है, उनको अबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। ओके, और जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें लाइफ होती है, यानी कि पेड़ पौधे, एनिमल्स, जैसे हम आप, प्रोटिस्टा, जो फंगस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब लोग होते हैं इसमें आते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में होते हैं, जिनमें लाइफ होता है। ठीक है, तो ये बायोटिक अबायोटिक, और ये बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर से, अबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर से जुड़े होते हैं, इंटरैक्शन करते हैं। यही हमने लास्ट वाली क्लास में समझा था। जैसे प्लांट प्लांट से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हुआ। देखो, फोटोसिंथेसिस हुआ तो प्लांट जनरेट हुए। प्लांटों ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन रिलीज किया। तो ऑक्सीजन के साथ इनका लिंक हो गया, सन के साथ लिंक हो गया इनके साथ। और इन प्लांट को खाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगी। इनके फ्रूट्स वगैरह को खाएंगे, ठीक है, फ्रूट्स को खाएंगे तो ग्लूकोज, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो और लाइफ साइकिल जो है वो बनती चली जाएगी, नए नए जीव जंतु आएंगे। वो एक कहानी हो गई, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए, ह्यूमिडिटी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो ह्यूमिड रीजन में होते हैं, जैसे नागफनी वगैरह। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी अबायोटिक फैक्टर, नागफनी बायोटिक फैक्टर, दोनों क्या हो गए? जुड़ गए आपस में। ठीक है, तो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर ने बायोटिक फैक्टर को जनरेट किया। बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर को भी बहुत ज़्यादा तरीके से प्रभावित करती है, उसमें कंट्रीब्यूशन करती है। जैसे प्लांट एक बायोटिक फैक्टर है, इसने अबायोटिक फैक्टर यानी ऑक्सीजन को क्या किया? बढ़ाया। अबायोटिक फैक्टर ऑक्सीजन को बढ़ाया। तो बायोटिक फैक्टर भी अबायोटिक फैक्टर को, बायो और अबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब इतना सा है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे चीज़ें और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
ओके, अब हमारा आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हैबिटेट क्या होता है, एनवायरनमेंट से कैसे अलग है, वो सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हैबिटेट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हैबिटेट क्या चीज़ होती है। मैंने बताया था कि एड्रेस होता है, हाँ, पता होता है। जैसे कि मैंने इस एग्ज़ाम्पल बताया था कि जेठालाल का जो घर है, यानी गोकुलधाम सोसाइटी जो है, वो क्या है? गोकुल जैसे इस जीव ये यानी जेठालाल का एड्रेस है गोकुलधाम सोसाइटी, उसी प्रकार से किसी भी जीव का जो एड्रेस होता है, जहाँ पे वो रहता है, वो फिज़िकल एनवायरनमेंट जहाँ पे ये जेठालाल रहता है या कोई भी जीव-जंतु रहता है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। कोई भी जो फिजिकल एनवायरनमेंट, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। एक ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पे रहता है, उसी को बोल देते हैं क्या? बोल देते हैं हैबिटेट। ठीक है, यानी कि एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट। ओके, तो जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहेगा, उसको बोल दिया जाएगा कि ये उसका पता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो बात आता है कि क्या हैबिटेट बड़ा है या एनवायरनमेंट? बताइए, हैबिटेट बड़ा है या एनवायरनमेंट? बहुत सिंपल सिंपल, बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं इसका। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट मतलब सब कुछ, उसमें हैबिटेट भी आएगा, उसमें आपका इकोसिस्टम भी आएगा, उसमें जो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ तो लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है उसकी बात हो रही है, और वो फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। हमने कितने टाइप के इन्वायरमेंट की बात करी? ठीक है, 3 टाइप के। तो अब इस फिजिकल इन्वायरमेंट, उस फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रह रहा है, जैसे कि पोलर बेयर के बारे में आप देखो। पोलर बेयर कहाँ रह रहा है? पोलर बेयर आइस वाले रीजन में रह रहा है। ठीक है, अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में रह रहा है। तो ये क्या हुआ? ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है? आइस वाला है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ऐसा एनवायरनमेंट, यानी ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे वो जीव-जंतु रहता है, उसको बोल देते हैं वो हैबिटेट है उसका। ठीक है? तो पोलर बियर के जो है केस में अगर हम बात करें तो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होगा? आइस होगा। ठीक है? मछली के बारे में बात करें, फिश के बारे में बात करें तो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होगा? एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा। ये जो जहाँ पे समुद्री परितंत्र होगा, पानी होगा। ठीक है? तो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, मछली के बारे में बात करें, फिश के बारे में बात करें तो पानी होगा। ठीक है? तो ये कह सकते हैं कि ये उसका हैबिटेट है। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है वो फिजिकल एनवायरनमेंट, उसको बोल देते हैं हैबिटेट। और एनवायरनमेंट के अंदर हैबिटेट होता है, यानी एनवायरनमेंट बड़ा गोला और हैबिटेट उससे छोटा गोला। ठीक है? ओके, अब बात करते हैं कि एक एनवायरनमेंट में बहुत सारे हैबिटेट हो सकते हैं, बहुत सारे। एक एनवायरनमेंट, सिंपल एनवायरनमेंट, मान लो अर्थ का एनवायरनमेंट है। एक अर्थ के एनवायरनमेंट बहुत सारे हैबिटेट होंगे, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिकल आप निकाल सकते हैं इसका आंसर कि एक अर्थ के एनवायरनमेंट में बहुत सारे हैबिटेट होंगे, जाहिर सी बात है ही। इसका अलग, ह्यूमंस का अलग, पोलर बियर का अलग, तो समझ रहे हैं ना? तो बहुत सारे हैबिटेट मिलके क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो, इस वाले इमेज से समझने की कोशिश करो कि देखो, जहाँ पे डेजर्ट रीजन में चले जाओगे तो यहाँ पे एक हैबिटेट डेजर्ट का हो गया, डेजर्ट रीजन में। तो यहाँ पे कौन रह पाएँगे? यहाँ पे ऊँट वगैरह रहेंगे, ठीक है? ओके, तो ये हो गया आपका डेजर्ट वाला हैबिटेट, जहाँ पे ये रह रहे हैं। फिर आपका ग्रासलैंड वाला हो गया, जहाँ पे कौन रह रहा है? आपके हिरन वगैरह रह रहे हैं, डीयर्स वगैरह रह रहे हैं। उसके अलावा कौन लोग यहाँ पे रह सकते हैं? गाय वगैरह रहेंगी, बकरी वगैरह रहेंगी। कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होंगे, आइस वाले एनवायरनमेंट, जहाँ पे कौन से रहेंगे? आपके पोलर बियर टाइप के जानवर रहेंगे। कुछ एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहाँ पे कौन रहेगा? आपके जो है अलग-अलग जीव-जंतु, जैसे कि जिराफ वगैरह रहेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब है अलग-अलग ढेर सारे हैबिटेट, हैबिटेट ए, हैबिटेट बी, हैबिटेट सी, हैबिटेट डी इज़ इक्वल टू एनवायरनमेंट। इन सब हैबिटेट जहाँ पे जीव-जंतु रह रहे हैं, उन्होंने मिलके एक एनवायरनमेंट फॉर्म कर दिया। और मैंने कल की क्लास में बताई है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज़्म रहें ही, ठीक है? हैबिटेट के लिए बहुत ज़रूरी कंडीशन है। अगर कोई चीज़ को कह रहे हैं कि ये हैबिटेट है, तो वहाँ पे जीवित जीव होने ज़रूरी हैं। एक्स, वाई, ज़ेड का हैबिटेट होगा, लेकिन वो लिविंग होंगे। लेकिन एनवायरनमेंट के केस में ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट जिसको बोल दिया वहाँ पे लिविंग थिंग होगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात और बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल हैबिटेट may be common for more than one organism which have similar requirement।
एक हैबिटेट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जंतुओं का घर हो सकता है। सिंगल हैबिटेट बहुत सारे ऐसे जीव जंतुओं का घर हो सकता है जिनके रिक्वायरमेंट सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये टर्टल और ये फिश। टर्टल और ये फिश आप देखिए ध्यान से, इनका रिक्वायरमेंट क्या है? इस इस टर्टल का रिक्वायरमेंट क्या है? वाटर। ऑल्दो टर्टल्स जमीन पे भी रहते हैं, इसका रिक्वायरमेंट वाटर, इसका भी रिक्वायरमेंट वाटर। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ओके, तो वाटर रिक्वायरमेंट इसका, वाटर रिक्वायरमेंट इसका, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, सिमिलर रिक्वायरमेंट। सिमिलर रिक्वायरमेंट वाले जो जीव हैं वो एक सिंगल हैबिटेट में रह सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि आप काऊ एंड गोट। क्या हुआ? गाय और बकरी। रिक्वायरमेंट क्या है? टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, घास होनी चाहिए वहाँ पे, दोनों की रिक्वायरमेंट घास खा के जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट क्या हो गया कि गोट और काऊ की रिक्वायरमेंट सेम हो गए, सिमिलर हैबिटेट में रह सकते हैं। क्या इस हैबिटेट में लायन का रहना पॉसिबल है? क्या किसी हाँ, लायन का रहना तब पॉसिबल है जब यहाँ पर गोट और काऊ होंगे, क्योंकि उनको खा लेंगे तो जिंदा रह पाएंगे। क्या शेर घास खाएगा? सिर्फ घास वाले अगर इन्वायरमेंट में हैबिटेट में रख दिया जाए शेर को तो जिंदा रह पाएगा? मर जाएगा ऑब्वियसली। तो ऐसा हर एक का हैबिटेट सेम हो सकता है, बट उसकी रिक्वायरमेंट सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सिंगल हैबिटेट हो सकता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है। ये कहने का मतलब था। आई होप कि आपको हैबिटेट के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब इसी जैसे ये वाला मान लो हैबिटेट है आपका एक्वेटिक हैबिटेट, यहाँ पे हम्म, ओके। अब इसमें मैंने बताया आपको टर्टल्स हो गया, आपका ये फिश हो गया। उसके अलावा आप क्रैब्स को कह सकते हैं, क्रैब्स की भी रिक्वायरमेंट सेम है। ठीक है, क्रैब हो गया, फ्रॉग हो गए, फ्रॉग्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा? फाइटो प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब का रिक्वायरमेंट सेम है। पानी चाहिए, मिल गया पानी, जिंदा है, चल रहा है काम। ठीक है, ओके। चल, तो ये बात हो गई हमारी हैबिटेट की। चीज़ें मुझे लगता है क्लियर हो गई हैं जहाँ तक मुझे समझाना था। अब मैं हैबिटेट और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है ये समझा देता हूँ। अब तक तो हैबिटेट के बारे में क्या बेसिक फीचर्स थे वो मैंने समझा दिया। अब समझने की कोशिश करते हैं एनवायरनमेंट और हैबिटेट में क्या डिफरेंस है। हैबिटेट और एनवायरनमेंट में डिफरेंस है कि हैबिटेट में मैंने पहले ही बताया कि लाइफ होना अनिवार्य है, कि बिना जिंदगी के, बिना लाइफ के, बिना लिविंग बीइंग के हैबिटेट नहीं बन सकता। किसका हैबिटेट कह देंगे भाई? फॉरेस्ट किसका हैबिटेट है? ज़ाहिर सी बात है, काऊ का, बकरी का, इन सब का हैबिटेट है। क्या है वो? काऊ बकरी लिविंग बीइंग है? हाँ है ऑब्वियसली। बट एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि कहीं पे एनवायरनमेंट फॉर्म हो जाए और वहाँ पे लाइफ हो ही। जैसे कि वोल्केनो का टिप मैंने बताया, वोल्केनो के टिप पे लाइफ नहीं होती है, बट एनवायरनमेंट तो होता है वहाँ पे। तो एनवायरनमेंट के लिए लाइफ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हैबिटेट के लिए लाइफ होना ज़रूरी है। अगली बात, सभी हैबिटेट एनवायरनमेंट होते हैं, लेकिन सभी एनवायरनमेंट हैबिटेट नहीं होते हैं। सभी जगह नहीं रहा जा सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, वोल्केनो का टिप। वोल्केनो के टिप पे रहना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, लेकिन वोल्केनो का टिप एक एनवायरनमेंट है? हाँ है। लेकिन आप कह सकते हैं कि सपोज़ करो कि आइस ले लिया मैंने, आर्कटिक ओशन के आसपास का कोई एरिया ले लिया। आर्कटिक ओशन के आसपास में कोई तो जीव रहता होगा। बहुत एक्सट्रीम में चले जाओगे तहाँ नहीं रह पाएँगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्कटिक रीजन का ऐसा एरिया जहाँ पे जीव रहते, तो क्या वो हैबिटेट नहीं है? सपोज़ करो पोलर बियर वाला रीजन जहाँ पे पोलर बियर्स पाए जाते हैं, क्या वो हैबिटेट नहीं? हाँ है। किसका? पोलर बियर्स का। लाइफ है, हाँ है। ठीक है? तो ये कहने का मतलब है। हैबिटेट हमेशा कोशिश करती है कि एक स्पीशीज़ को प्रेफ़रेंस दिया जाए। लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि एक से अधिक स्पीशीज़ रह सकती है जिसकी रिक्वायरमेंट सिमिलर हो, सेम रिक्वायरमेंट वाले रह सकते हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। ठीक है? लेकिन एनवायरनमेंट सभी स्पीशीज़ को अपने पास रखता है। ऐसा नहीं कि मछली के लिए अलग एनवायरनमेंट और ह्यूमन्स के लिए अलग एनवायरनमेंट, पोलर बियर्स के लिए अलग एनवायरनमेंट, लायन के लिए अलग एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है। सब एक ही एनवायरनमेंट में रहेंगे, उस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे हैबिटेट बने रहेंगे,
उस हैबिटेट में वो जा जाके अपना रह रहे होंगे। सबका अपना घर, जैसे जेठालाल का अपना घर, जो है भिड़े भाई का अपना घर, ठीक है, अय्यर का अपना घर, तो सब अलग-अलग स्पीशीज़ हैं। कोई वहाँ पे कुत्ता-बिल्ली पाल लेगा तो कुत्ता-बिल्ली अलग रहेगी कहीं किसी और के घर में जाके। तो अलग एनवायरनमेंट, अलग हैबिटेट में रहेंगे। बट एनवायरनमेंट गोकुलधाम सोसाइटी ही होगा। उस गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर ही वो लोग रह रहे होंगे, ना कि कहीं और जाके रहेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट सेम है, बट कुत्ता-बिल्ली भी आएगा तो भी वहीं पे रहेगा। कांताबाई आएँगी अपना सब्जी बेचने के लिए, वो भी वहीं पे रहेंगी। ठीक है, तो इस टाइप का चीज़ है। ठीक है? अगला जो पॉइंट नंबर 4 डिफरेंस है वो है एनवायरनमेंट हैबिटेट की प्रॉपर्टीज़ को कवर करता है, ना कि हैबिटेट एनवायरनमेंट को बनाता है। मैंने कहना पहले बनाया, हैबिटेट एनवायरनमेंट को नहीं बनाएगा, एनवायरनमेंट हैबिटेट को बना देगा। ठीक है? जहाँ के एनवायरनमेंट जैसा टेम्परेचर ज़्यादा, तो वहाँ पर जो है ऐसा हैबिटेट बनेगा जो थोड़ा-सा टेम्परेचर सहने वाला हो। सपोज़ कीजिए कि इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में ऐसे जो है प्लांट्स ज़्यादा उगेंगे तो प्लांट वाले जीव-जंतु ही रह पाएँगे। जहाँ पे सॉइल बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी। बट आप पोलर रीजन की बात कर लीजिए तो वहाँ का एनवायरनमेंट कम है, टेम्परेचर कम है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा? वहाँ पे आइस होगा, पेड़ नहीं होंगे। तो एनवायरनमेंट ने गवर्न किया हैबिटेट को बनना, और हैबिटेट के हिसाब से वहाँ जीव-जंतु स्थापित कर लिए भाई। पोलर बेयर होंगे पोलर रीजन में, जो है कुत्ता-बिल्ली होंगे आपके इक्वेटोरियल रीजन में। तो ये एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहा है, ना कि हैबिटेट जहाँ पे जैसा हैबिटेट वहाँ पे वैसा जानवर। तो एनवायरनमेंट ने बनाया, वहाँ पे जानवर सेट होते चले गए। लेकिन ये कह लीजिए कि हैबिटेट बना, एनवायरनमेंट को बनाया, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है? कि जहाँ पे जैसा मर्ज़ी हुआ वैसा जीव-जंतु रहने लगे, बाद में एनवायरनमेंट वैसा हो गया। अब इस टाइम कह सकते हैं कि टेम्परेचर को जो ह्यूमन्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं काफ़ी हद तक। यहाँ ह्यूमन्स के कारण से अब एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट बहुत कम मात्रा में हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो कह सकते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक जो फोर्सेस हैं, वो थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन ये बहुत नेग्लिजिबल मात्रा में है। ये नहीं कह सकते कि अब एनिमल या ह्यूमन्स जो है एनवायरनमेंट को फ़ॉर्म करेंगे, एनवायरनमेंट को एकदम 360 बदल देंगे, ऐसा संभव नहीं है। जिस दिन एनवायरनमेंट को लगा, उस दिन कोरोना महामारी मार दी और पूरा सब कुछ कहानी बदल गया। तो एनवायरनमेंट चीज़ें बदल सकता है, ना कि एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फिलॉसफर्स हैं, जो कहते हैं कि जो जीव-जंतु हैं, वो एनवायरनमेंट को फ़ॉर्म कर सकते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं। बहुत लोग कहते हैं एनवायरनमेंट जीव-जंतु को, ये अलग डिबेट है। ये जो है फिलोसॉफिकल डिबेट्स है। हर जो आप अच्छी बुक पढ़ेंगे एनवायरनमेंट की, तो उसमें सबसे पहला डिबेट यही मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं एनवायरनमेंट को एनिमल्स बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं एनिमल्स जो है एनिमल्स एनवायरनमेंट को बनाते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एनवायरनमेंट एनिमल्स को बनाते हैं। तो ये कहानी चलती रह रही, हमारे काम का है नहीं, प्लेन्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, डिबेट कर सकते हैं इसमें। तो पर्यावास के बारे में बता दिया मैंने, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब समझते हैं हम इकोलॉजी क्या चीज़ होती है। इकोलॉजी मैंने आपको बताया था, इकोसिस्टम मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम आपने पढ़ लिया। ठीक है? इकोसिस्टम तो मैंने आपको बताया कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यहाँ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इसको बोलते हैं, जहाँ पे ये जेठालाल क्या कर रहा है, अपना जाके डे टू डे का काम परफॉर्म कर रहा है, कहाँ? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जिस प्रकार गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जेठालाल का फंक्शनल यूनिट है, उसी प्रकार अदर जीव जंतुओं को जहाँ पे जाके अपना फंक्शन करते हैं, उसको बोल देते हैं हम क्या? इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ, इकोसिस्टम को ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक मिनट जरा मुझे जहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? कंज़्यूम करते हैं, कंज़्यूमर्स होते हैं, और डिकम्पोज़ करते हैं, डिकम्पोज़ करते हैं, ठीक है? ऐसा ऐसे विजुअलाइज़ कर सकते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, कंज़्यूम करते हैं, डिकम्पोज़ करते हैं, यानी कि आपस में इंटरैक्ट करते हैं और सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं। मतलब जेठालाल अपनी दुकान में जाएँगे, तो वहाँ के पंखा से, वहाँ के एसी से, वहाँ के जो है चेयर कुर्सी से इंटरैक्ट करेंगे, बैठेंगे, वहाँ के उस एटमॉस्फेयर में रहेंगे। साथ ही वहाँ पे खाएँगे, वहाँ पे कस्टमर से डील करेंगे, और जो जो भी चीज़ें डे टू डे का काम है, अपने महाजन वगैरह से डील करेंगे। तो प्रोड्यूस करेंगे, कंज़्यूम करेंगे, डिकम्पोज़ करेंगे, ठीक है? इंटरैक्ट करेंगे और अपना डे टू डे का लाइफ़ परफ़ॉर्म करेंगे। उसी को बोल देते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट है, वहाँ पे ये जाके जीव फंक्शन कर रहा है, ठीक है? तो इंटरैक्ट करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट से और जो सराउंडिंग का
जो भी नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे भी जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको बोल देते हैं हम लोग इकोसिस्टम। ठीक है। इकोसिस्टम इन्वायरमेंट से इस कदर अलग है कि इकोसिस्टम स्पेसिफिक और लिमिटेड स्पीसीज को ही एंटरटेन करता है। कि एक इकोसिस्टम जेठालाल का हो गया, जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक इकोसिस्टम हो गया जहां के वो परफॉर्म कर रहे हैं। जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा समुद्र में अगर जेठालाल को भेज दिया जाए तो क्या वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, सामान बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं बेच पाएंगे। इसी प्रकार मछली का इकोसिस्टम अलग होगा, वो समुद्र में अपनी फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी, अपना रिप्रोडक्शन, अपना खाना पीना, अपने बच्चों की देखभाल वो समुद्र में ही कर सकती है। अगर उसको जेठालाल की दुकान में भेज दिया जाए तो क्या मछली अपना परफॉर्म कर पाएगी डे टू डे का काम? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी तो संभव है कि वो इकोसिस्टम में सस्टेन कर पाएगी? क्या वो इकोसिस्टम उसके लिए लाभदायक है? नहीं है, वो मर जाएगी, वो इकोसिस्टम बन ही नहीं पाएगा। तो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में, लेकिन ये कहेंगे कि मछली भी उसी इन्वायरमेंट में रहती है, जेठालाल भी उसी इन्वायरमेंट में रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या है इकोसिस्टम का? वो एक अलग इकोसिस्टम में फंक्शन करेगी, वो एक अलग इकोसिस्टम में फंक्शन करेगा। ठीक है। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग हैं, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। ठीक है। ओके। इकोसिस्टम की एक खास बात होती है कि इस एक इकोसिस्टम में कई सारे जीव जंतु रह सकते हैं। एक चीज बता दूं कि एक इकोसिस्टम में कई सारे जीव जंतु रह सकते हैं, और जो जीव जंतु उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। अगर उसमें से कोई एक जीव जंतु खराब हो जाए, खत्म हो जाए, या वो फंक्शन करना बंद कर दे तो उसका इम्पैक्ट अदर जीव जंतु पर भी पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे हमारा जेठालाल। देखिए जेठालाल की दुकान में कौन कौन है? बाघाबाई है। जेठालाल की दुकान में बाघाबाई एम्प्लॉयर है, काम करते हैं। बाघाबाई को जेठालाल से क्या फायदा है? बाघाबाई जेठालाल से ये फायदा है कि बाघाबाई जेठालाल के यहाँ क्या करते हैं? काम करते हैं। तो जेठालाल इनको क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो इनका क्या काम चलता है? इनका भी डे टू डे का काम चलता है। ये भी जो है अपना जो खाना पीना होता है, जो भी न्यूट्रिशन, जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि इनकी जो गर्लफ्रेंड हैं उनके साथ घूमते हैं, टहलते हैं, या अपनी जो भी बेसिक नीड्स होती हैं खाने पीने का, वो सब फुलफिल करते हैं। किसके थ्रू? इस इकोसिस्टम में जेठालाल के थ्रू। जेठालाल भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये भी ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर कल से ये कह दें कि सर जेठालाल भाई अब मैं काम से नहीं आऊँगा, तो जेठालाल कहेंगे कि मैं काम से नहीं आऊँगा। बाघाबाई कह दे कि मैं कल से काम पे नहीं आऊँगा। अगर ये कहेंगे कल से काम पे नहीं आऊँगा तो जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक चलेगा? क्यों चलेगा बताइए? बंद हो जाएगा। अरे बहुत लोग सोच सकते हैं कि नहीं नहीं किसी और को हायर कर लेंगे। अरे एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं जाते, फिलहाल के लिए देख रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे देख रहे हैं। कल से बाघाबाई कह दें कि मुझे अब आपके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आना है, मैं आज से काम पर नहीं आऊँगा, तो इनका हवा टाइट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये कहेंगे कि हमारा दुकान बंद हो जाएगा। अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हुआ तो क्या इनका दाना पानी चलेगा? किसी भी तरीके से बाघाबाई की अगर डेथ हो जाए तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाएगी। जब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद होगी तो इनका दाना पानी बंद। तो कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अगर प्रभावित हुआ तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी इकोसिस्टम में प्रभावित हो जाए। अब सपोज करो कि कल से जेठालाल की कुछ हो जाए, जेठालाल को, और वो कहें कि आज से मैं भाई अब दुकान बंद कर रहा हूँ, तो ये अगर ऑर्गेनिज्म प्रभावित हुआ तो ये ऑर्गेनिज्म प्रभावित होगा। पैसा इनको कहाँ से मिलेगा? ठीक है। तो जब इनको पैसा नहीं मिलेगा तो इनका अपना न्यूट्रिशन साइकिल कैसे पूरा होगा? इनका न्यूट्रिशन जो ज़रूरत है, एनर्जी फ्लो की ज़रूरत है, वो मेंटेन होगा? नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में जो भी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सपोज करो ऑक्सीजन बंद हो जाए, अगर ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो जीव जंतु मरेंगे? नहीं मरेंगे। सपोज करो कि ओशन में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाए तो क्या मछली जिंदा रह पाएगी? मर जाएगी, ऑब्वियसली मर जाएगी। तो कहने का मतलब है बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से जुड़े होते हैं। किसके लिए? किसके द्वारा? एनर्जी फ्लो के द्वारा। जैसे शेर ने बकरी को खाया, बकरी ने घास को खाया, तो बकरी, घास और शेर एक एनर्जी फ्लो के थ्रू जुड़े हैं, और न्यूट्रिशन क्या हो रहा है? एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर हो रहा है। तो न्यूट्रिशन साइकिल क्या होता है? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो सब समझेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन साइकिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कैसे जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो आगे साइकिल में हम लोग समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि न्यूट्रिशन साइकिल के थ्रू
ये जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जेठालाल जब मरेंगे तो इनके शरीर से जो सल्फर होगा, ठीक है, ऑक्सीजन होगा, निकलेगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, तो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार एक जीव जंतु दूसरे, जैसे शेर बकरी से, बकरी घास से जुड़ी हुई है, उसी तरह बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं न्यूट्रिशन साइकिल और एनर्जी फ्लो के द्वारा, और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर एक पार्ट डैमेज होता है तो दूसरा प्रभावित हो जाता है इको सिस्टम में। कहने का मतलब इतना सा था। आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बस मुझे आज की क्लास में इतना ही मैं रोकूँगा, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल मेंटेन हो जाए, ताकि ऐसे जो क्वेश्चन्स हैं वो गलत ना हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों। ठीक है? बहुत बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको कोर्सेज़ ठीक लगती हैं, आपको लगता है कि कोर्सेज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए और आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई, इसको कंटिन्यू करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बेनिफिशियल है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये बेनिफिशियल नहीं है, इसको डिसकंटिन्यू करो, किसी और चीज़ पे काम करो, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर